गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, आज के लेक्चर को आरंभ करते हैं हम। यूटिलिटी एनालिसिस बाय एल्फ्रेड मार्शल का लेक्चर नंबर 2 हम आज अटेंड कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था उसको एक क्विक रिकैप लेते हैं हम। सबसे पहले हमने देखा था यूटिलिटी का मतलब क्या। यूटिलिटी का मतलब था वांट सेटिस्फाइंग पावर। जितनी एक कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर ज्यादा होगी उतनी उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी और उतना ही कंज्यूमर उसके लिए प्राइस ज्यादा पे करके रेडी होगा या कम पे करने के लिए रेडी होगा, ज्यादा। यानी कि हायर द सेटिस्फैक्शन, हायर विल बी द यूटिलिटी एंड हायर वुड बी द प्राइस विच कंज्यूमर इज रेडी टू पे। ठीक है, तो आपको कंज्यूमर की पॉकेट से पैसे निकलवाने हैं। वो पैसे निकलेंगे कैसे? जब आप उसको यूटिलिटी क्या देंगे? हायर। और यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन। जितना उसको आप सेटिस्फैक्शन ज्यादा ऑफर करेंगे उतनी उसको यूटिलिटी मिलेगी और उतना ही वो प्राइस पे करने के लिए रेडी होगा। ठीक है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो यहां पर बड़ा रेलिवेंट है, क्योंकि यूटिलिटी जो है उसको हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं, मार्जिनल और टोटल। मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि ये एडिशनल यूटिलिटी है। एडिशनल यूटिलिटी का मतलब है कि जैसे आप एक और प्रोडक्ट को बाय करते जाओगे तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी या एडिशनल यूटिलिटी है वो कम 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 और कम होती हुई जीरो और फिर वो नेगेटिव तक पहुंच सकती है। कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना लगता हो, उसकी पहली यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है दूसरी यूनिट से कंपैरेटिवली कम मिलेगा, तीसरी यूनिट से कम मिलेगा, चौथी यूनिट से और कम मिलेगा। यस और नो? नॉर्मली ऐसा बिहेवियर होता है, इसलिए यू आर रेडी टू पे मोर एंड मोर या लेस एंड लेस एज यू कंज्यूम मोर, लेस एंड लेस। ठीक है, तो जैसे जैसे आप एक प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी और जैसे जैसे उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी यू वुड बी रेडी टू पे लेस लेस एंड लेस। तभी तो कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो कहता है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे प्राइस कम होता जाएगा। जो कहता है कि लोअर वुड बी द प्राइस, हायर वुड बी द डिमांड, वो किससे निकला हुआ है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी है। ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको सही से कोई स्टडी नहीं कर सकता, ये सबको पता है। ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन सेटिस्फैक्शन को एग्जैक्टली मापा जा सकता है, बकवास। एग्जैक्टली नहीं नाप सकते हम ह्यूमन सेटिस्फैक्शन को, क्योंकि ह्यूमन सेटिस्फैक्शन को एग्जैक्टली नहीं नापा जा सकता। तो एल्फ्रेड मार्शल ने जो काम किया है वो एस्टिमेटेड है और ये एस्टिमेटेड वर्क पूरे कंज्यूमर बिहेवियर का बेस है, इसलिए इसको ध्यान से करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारी दो अप्रोच हमें करनी होती है इस कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी के लिए। एक को हम बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच, एक को हम बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच आपके सामने है, जहां पे हम यूटिलिटी को मैथमेटिकल नंबर्स में मेजर करते हैं, जहां पर हम यूटिलिटी को यूटिल्स या रूपी में मेजर करते हैं। ठीक है, यूटिलिटी को जब हम यूटिल्स या रूपी में मेजर करते हैं और उसको मैथमेटिकल नंबर्स में उतारते हैं तो उसको कार्डिनल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर की एक और अप्रोच भी हम सीखेंगे, वो इस यूनिट के कंप्लीट होने के बाद, इस एनालिसिस के कंप्लीट होने के बाद सीखेंगे हम, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। उसको ऑर्डिनल अप्रोच बोलेंगे। वो हिक और एलन की दी हुई है। वहां पर हम यूटिलिटी को एग्जैक्ट टर्म्स में नहीं उतारेंगे, वहां पर हम यूटिलिटी को मैथमेटिकल नंबर्स में नहीं उतारकर हायर सेटिस्फैक्शन और लोअर सेटिस्फैक्शन, बट हायर कितना, कितने यूटिल या कितने रुपी का सेटिस्फैक्शन है वो नहीं करेंगे ये। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम यूटिलिटी को मैथमेटिकल टर्म्स में उतारेंगे। ये इस चैप्टर की अजम्पशन है और इस चैप्टर की बेसिक अजम्पशन जो है वो क्या हुई? यूटिलिटी इज मेजरेबल, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। क्लियर? चलिए, यूटिलिटी क्योंकि डिमिनिश होती जाती है, ठीक है, तो अगर हमें से कोई पूछे कि मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर कैसा है तो मैं कहूंगा जी कहीं पर ये पॉजिटिव होती है, कहीं पर ये जीरो हो जाती है और कहीं पर ये नेगेटिव हो जाती है। बट एक बेसिक नेचर इसका बड़ा हर जगह कॉमन था, डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग एंड डिमिनिशिंग। ठीक है, चाहे ये पॉजिटिव थी, चाहे ये जीरो थी और चाहे ये नेगेटिव थी, बट ये डिमिनिश सर्टेनली कर रही थी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी का बेसिक नेचर क्या है? डिमिनिशिंग। तभी इस लॉ का नाम क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्योंकि कम होती जाती है तो एक पॉइंट के बाद
यू विल कंटिन्यू कंजम्पशन और यू वुड स्टॉप कंजम्पशन, स्टॉप कंजम्पशन, ठीक है। और ये ह्यूमन बिहेवियर है कि हम हर चीज का कंजम्पशन, ठीक है, एक लिमिट तक ही करते हैं और एक लिमिट के बाद हम उसका कंजम्पशन रोक देते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशन है कि आपको कॉन्टिन्यूअसली कंजम्पशन करना है, देखते हैं मैक्सिमम कितना कर पाते हो आप। कॉन्टिन्यूअसली आपको गोलगप्पे खाने हैं, कॉन्टिन्यूअसली आपको चॉकलेट खानी है, कॉन्टिन्यूअसली आपको अपना फेवरेट, ठीक है, जो भी फूड है वो खाना है। लेट्स सी आप उसको कितना खा पाते हैं। तो एक पॉइंट के बाद आप रुक जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस लॉ को समझने के लिए एक अजम्पशन तो ये लेनी है कि यूटिलिटी इज मेजरेबल, ठीक है। एक अजम्पशन क्या होगी हमारी कि यूटिलिटी जो हम डिराइव कर रहे हैं इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन से आ रही है। अगर आप रुक रुक के कंजम्पशन करेंगे तो हो सकता है पहली से ज्यादा दूसरी में मजे आ जाए, क्योंकि यूटिलिटी टाइम टू टाइम डिफर करती है। किसी टाइम यूटिलिटी किसी प्रोडक्ट की ज्यादा होती है, किसी टाइम कम होती है। सेम प्रोडक्ट अलग अलग टाइम पर सेम पर्सन को कम अच्छा और ज्यादा अच्छा लग सकता है, ठीक है। और सेम प्रोडक्ट सेम पर्सन को अलग प्लेस पर भी, ठीक है, ज्यादा अच्छा या कम अच्छा लग सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप इसी टाइम हिमाचल चले जाओ, ठीक है, या आप जून की भरी गर्मी में भी हिमाचल चले जाओ, आपको वहां पर पकोड़े समोसे सब अच्छे लगेंगे, वहां पर आपको मोमोज बहुत अच्छे लगेंगे यहाँ के मुकाबले, क्योंकि वेदर चेंज हो जाएगा एकदम से। प्लेस चेंज होते ही आपका टेस्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो देखिए यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम वेरी करती है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हमने यहां पर क्या लिया है, एक तो यूटिलिटी मेजरेबल है, दूसरा हमने लिया कि हमने कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करना है। और कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करना है वो सेम चीज का करना है या अलग अलग का करना है? सेम, होमोजीनियस होनी चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट का करना है, यस। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब कि आप बहुत प्यासे हो तो एक चम्मच पानी या एक गिलास पानी। अगर एक चम्मच पानी देंगे हम एक गिलास की बजाय, ठीक है, तो हो सकता है सेकंड स्पून से ज्यादा सेटिस्फैक्शन आ जाए, फिर ये लो टूट जाएगा, फिर आप कहोगे कि देखो सेकंड स्पून से ज्यादा मजे आए, लेकिन वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ऐसी चाय की जब बात चल रही है तो एक एक बूंद चाय, एक एक चम्मच चाय या एक एक कप, एक कप फिर दूसरा कप कंज्यूम करो, फिर तीसरा कप, तब देखते हैं कि सेटिस्फैक्शन फर्स्ट पॉइंट पे ज्यादा आता है, सेकंड पे ज्यादा आता है, थर्ड पे ज्यादा आता है, तो हम कहेंगे नहीं जी सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा, ठीक है। चलिए इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो अजम्पशंस है, बेसिक अजम्पशंस कि यूटिलिटी मेजरेबल है, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करना है, होमोजीनियस यूनिट्स का करना है और स्टैंडर्ड यूनिट्स का करना है, इन सबको आप अपने माइंड में रखोगे तब ये लॉ विल होल्ड गुड, अदरवाइज ये लॉ फिर ब्रिच हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर हम एमयू जो है उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब कंज्यूमर को मिनिमम सेटिस्फैक्शन मिले या लिस्ट सेटिस्फैक्शन मिले? मैक्सिमम मिले, ना मिनिमम ना लिस्ट, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले उसको, जितना मतलब उसको मिल सकता है मैक्सिमम उसके बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। हर कंज्यूमर अपना जो डिसीजन लेता है वेदर टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन दिस दिवाली और नॉट, ठीक है, वो दो चीजों को ध्यान में रख के करता है। एक तो उसको मजे कितने आएंगे उस प्रोडक्ट को खरीद के, उस प्रोडक्ट को खरीदने की चाहत उसके अंदर कितनी तेज है, प्रबल है, कितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर है। दूसरा उसके प्राइस क्या है, ठीक है, दो चीजों पे डिपेंड करता है, प्राइस और यूटिलिटी। क्लियर? अब जो प्राइस है उसको वो यूटिलिटी से कंपेयर करेगा, या आप कह सकते हो यूटिलिटी को वो प्राइस से कंपेयर करेगा। वो देखेगा कि किसी भी प्रोडक्ट से जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है वो ज्यादा है उसके प्राइस से, या किसी प्रोडक्ट से जो यूटिलिटी मिल रही है वो कम है प्राइस से, या किसी प्रोडक्ट से जो यूटिलिटी मिल रही है वो इक्वल टू है प्राइस से। उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगा। मान लीजिए उसको जो यूटिलिटी मिल रही है फ्रॉम अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, वो उसके प्राइस से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? परचेज कर लेगा। किसी भी प्रोडक्ट की अगर यूटिलिटी ज्यादा है और उसका प्राइस मार्केट में कम है तो वो बाय। अगर उसका प्राइस
मार्केट में कम है तो वो खरीद लेगा, लेकिन अगर एक्चुअली में मार्केट में उसका प्राइस ज्यादा और मुझे उस प्रोडक्ट से यूटिलिटी नहीं मिलने वाली ज्यादा, तो वाई आई वुड बाय। ठीक है, मैं क्यों बाय खरीदूंगा, मैं नहीं करूंगा बाय उस प्रोडक्ट को, मैं क्यों परचेज करूंगा उस प्रोडक्ट को। आई विल नॉट बाय दैट प्रोडक्ट जहां पर मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस ज्यादा है, जहां लग रहा है कि इसका प्राइस कम है वो मैं खरीद लूंगा। इसको बड़े सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। आप एक गिफ्ट गैलरी में गए और आपने गिफ्ट देखा और आपने गिफ्ट को देख के अनुमान लगाया अपने मन में कि कम से कम 500 का होगा। दुकानदार से आप फिर रेट पूछते हो, दुकानदार कहता है 50 रुपए का है। क्या कर रहा है मन, ठगे जाएंगे या ले लो, ले लो। ठीक है, बोले 3-4 दे दो, ऐसे तो सभी दोस्तों के ठीक है बर्थडे पे यही चिपकाऊंगा। ठीक है, भी आपको एक प्रोडक्ट दिखा जो वास्तव में बहुत खूबसूरत है और आपकी राय में वो 500 से कम का नहीं है। दुकानदार से आपने उसकी प्राइस पूछे, दुकानदार ने उसके प्राइस 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए बताए। ठीक है, यू विल डेफिनेटली बाय दैट प्रोडक्ट, यू विल डेफिनेटली बाय दैट प्रोडक्ट। ठीक है, एक रैशनल कंज्यूमर हो तो। ठीक है, रैशनल बोले तो लिचड़ हो तो खरीद लोगे आप। ठीक है, वहां से ज्यादा समझ में आ जाएगी बात। बढ़िए हो तो खरीद लोगे फिर तो ठीक है। मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपको एक प्रोडक्ट दिखाई दिया, आपने मन में सोचा है तो 500 रुपए का है, 500 की कीमत होनी चाहिए। दुकानदार ने बोला 2000 रुपए का है, रहने दो भाई। ठीक है, दूसरा दिखाओ। आपने उसको क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि आप जो उसका प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो उसका एक्चुअल प्राइस है उसमें गैप था और एक्चुअल प्राइस ज्यादा है आपकी एक्सपेक्टेशन से। तो कंज्यूमर कब बाय करता है, जब उसका एक्सपेक्टेड प्राइस ज्यादा हो और एक्चुअल प्राइस कम हो। द प्राइस विच ही इज एक्सपेक्टिंग इज मोर एंड द मार्केट प्राइस इज एक्चुअली लेस। मैं सोच रहा हूं कि प्राइस इतना होना चाहिए बट एक्चुअली में प्राइस कम मिल गया मुझे, तो डेफिनेटली आई विल प्रेफर टू बाय। और मैं सोच रहा हूं प्राइस इतना होना चाहिए लेकिन मार्केट में प्राइस ज्यादा है उस चीज का, तो डेफिनेटली आई विल नॉट प्रेफर टू बाय दैट प्रोडक्ट। क्लियर? तो एक्सपेक्टेड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, इसका खेल होता है सारा का सारा। एक्सपेक्टेड प्राइस को मैं कह सकता हूं व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे रेदर देन लीव इट। दुकानदार से उसने सारा बार्गेनिंग कर ली, दुकानदार से सारी बार्गेनिंग करने के बाद दुकानदार ने कह दिया भी ठीक है कि लिस्ट प्राइस ये है। अब व्हाट यू आर एक्चुअली रेडी टू पे एंड व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। व्हाट यू आर रेडी टू पे एंड व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस। अगर आप ज्यादा पे करने के लिए रेडी थे और दुकानदार ने कम प्राइस बता दिया तो यू विल बाय और नॉट बाय। आप जितना सोच रहे थे, जितना पे करने के लिए रेडी हो, दुकानदार ने उससे 4 गुना ज्यादा दाम बता दिया, रहने दें। ठीक है, 500 का सोच रहे थे 2000 का बता दिया, नहीं नहीं भाई लेना ही नहीं, बात ही नहीं करनी, डिस्कशन ही नहीं करना इस चीज के ऊपर। तो ठीक है, तो व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे को आपको कंपेयर करना होगा किससे, व्हाट इज द एक्चुअल मार्केट प्राइस। क्लियर? यहां पे काम आएगी हमारी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यहां पर काम आएगा हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका सिग्निफिकेंस है, इसको और अच्छे से करवाऊंगा मैं जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटेल में करवाऊंगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर आएगा जहां पर MU X इन टर्म्स ऑफ रुपीज इक्वल टू P इन टर्म्स ऑफ रुपीज। जहां पर ग्रेटर है एक्सपेक्टेड प्राइस और एक्चुअल प्राइस कम मिल गया तो बाय, जहां पर एक्चुअल प्राइस ज्यादा है वहां पे डोंट बाय, और जो इक्वल था उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां बाय था, यहां पे डोंट बाय था, बीच में जो था वो इक्विलिब्रियम पॉइंट था। चलिए अभी हम छोटा सा काम करते हैं, हम मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व दोबारा बनाते हैं। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी स्ट्रेट लाइन होती है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, डिमांड कर्व की तरह याद रखना, ये स्ट्रेट लाइन हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, बट ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इतना जरूर याद रखना। देयर इज नो फिक्स शेप ऑफ द MU कर्व, ठीक है, बट इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? MU जो है उससे आपको TU कर्व बनाना है, तो जहां पे आपका MU है
पॉजिटिव, वहां पे आपका टीयू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जहां तक आपका एमयू पॉजिटिव है वहां तक आपका टीयू बढ़ता जाएगा। जैसे ही आपका एमयू नेगेटिव होगा टीयू भी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए जरा। ये आपका एमयू है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम होती जा रही है, लेकिन जब वो शुरू में कम हो रही थी तो चाहे कम हो रही थी बट पॉजिटिव थी, इसलिए टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी जब तक एमयू चाहे कम हो रही है बट है तो पॉजिटिव। ठीक है, हर एक एडिशनल यूनिट से आपको कम सेटिस्फैक्शन आ रहे हैं बट पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन आ रहा है, तो टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, हालांकि टोटल सेटिस्फैक्शन की जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो डिक्रीज होती जाएगी। टोटल सेटिस्फैक्शन तब तक बढ़ेगा जब तक एमयू पॉजिटिव है। हालांकि टोटल यूटिलिटी की जो बढ़ने की दर है वो कम होती जा रही है, क्योंकि एमयू जो है वो पॉजिटिव तो है बट उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, डाउन डाउन डाउन। इसलिए टीयू बढ़ तो रहा है बट उसकी बढ़ने की जो रेट है वो स्लो होती जा रही है। जहां पर एमयू 0 होगा वहां पर टीयू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, यहां पर कस्टमर इज गेटिंग हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, उसके बाद जैसे ही एमयू नेगेटिव होगी तो टीयू में प्लस की बजाय माइनस होना शुरू हो जाएगा, और जब टीयू के अंदर हम कुछ जोड़ रहे हैं और वो संख्या माइनस में है तो इससे टोटल सेटिस्फैक्शन गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आपको की ऑब्जर्वेशंस क्या याद रखनी है, एमयू कैन बी पॉजिटिव, एमयू कैन बी 0, एमयू कैन बी नेगेटिव, बट टीयू कैन बी पॉजिटिव और एट मैक्स ये यहां तक आ सकता है 0 तक। एक रैशनल कंज्यूमर कभी भी अपने टोटल सेटिस्फैक्शन को नेगेटिव में जाने नहीं देगा, ये याद रखना। इस थ्योरी की एजम्पशन है कि कंज्यूमर रैशनल है। तो कंज्यूमर की रैशनैलिटी की जो डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल ने दी, उन्होंने कहा एमयू कैन बी नेगेटिव बट टीयू कैन बी नेगेटिव ना। ठीक है, एक कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी तो नेगेटिव हो सकती है बट उसकी टोटल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। जो अगली यूनिट हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उसमें हम और ज्यादा रैशनल कंज्यूमर्स की बात करेंगे। और ज्यादा रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या, एमयू नेगेटिव टीयू नेगेटिव, या दोनों ही नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगले चैप्टर में हम कहेंगे क्यों, जरूरत क्या है ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर पैसे खर्च करने की जहां पर सेटिस्फैक्शन माइनस में आना शुरू हो गया। रुक जाओ, स्टॉप। ठीक है, वेयर एमयू बिकम 0। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल ने इससे आगे की बात भी की। उन्होंने कहा देखते हैं एमयू नेगेटिव हो जाए तो क्या होता है। अगले चैप्टर में हम कहेंगे नहीं जी वो एल्फ्रेड मार्शल ने समझा दिया था एमयू नेगेटिव हो जाए तो क्या होता है, लेकिन इतना तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि एमयू नेगेटिव करने की जरूरत ही क्या है, स्टॉप हेयर। ठीक है, लेकिन जो मार्शल है उन्होंने समझाने के लिए, ठीक है, एमयू को नेगेटिव भी लिया है। तो आप जब यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे तो आपको याद रखना है एमयू कैन बी पॉजिटिव 0 नेगेटिव। ठीक है, बट टीयू कैन बी पॉजिटिव ओनली और 0 एट मैक्स, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। एमयू जब पॉजिटिव होता है तो टीयू बढ़ता है, एमयू जब 0 होता है तो टीयू मैक्सिमम होता है, और एमयू जब नेगेटिव होता है तो टीयू डिमिनिशिंग होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या बना हमारा ऑब्जर्वेशन। एमयू की कितनी वैल्यू होगी आपके पास, 3, आइदर इट इज पॉजिटिव और 0 और नेगेटिव। टीयू का बिहेवियर कैसा होगा, जब एमयू 0 है तो टीयू मैक्सिमम हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट। एमयू जब पॉजिटिव है तो टीयू विल इंक्रीज या डिक्रीज, बट रेट ऑफ इंक्रीज विल डिक्रीज। कई बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन आ जाती है कि ऐसा क्यों, तो ऑब्वियस सी बात है एमयू पॉजिटिव तो है बट एमयू की वैल्यू क्या होती जा रही है, डाउन। एमयू की वैल्यू पॉजिटिव तो है बट एमयू डाउन जा रहा है, तो हर एडिशनल यूनिट पे सेटिस्फैक्शन उतना ही मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। कम मिल रहा है तो टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ तो रहा है बट रेट उसकी क्या होती जा रही है, कम। फिर टीयू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, अपने शिखर पे पहुंच जाएगा टीयू जब एमयू 0 हो जाएगा। और जब एमयू की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और फिर भी आप कंजम्पशन जारी रखोगे तो फिर टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट बिकमिंग नेगेटिव, और
डिमिनिशिंग, हाँ, टोटल यूटिलिटी विल डिमिनिश बट टोटल यूटिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये एमयू का बिहेवियर हो गया, ये टीयू का बिहेवियर हो गया। ठीक है, टीयू जो है उसका रेट ऑफ चेंज पूछा जाए कि टीयू किस रेट से चेंज होता है तो एमयू। टीयू का स्लोप पूछा जाए कि टोटल यूटिलिटी कर्व का स्लोप क्या है, टोटल यूटिलिटी कर्व में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी। पेपर में बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये कि टोटल यूटिलिटी जो कर्व है उसका स्लोप बताइए क्या है, स्लोप आपसे हर कर्व का पूछेगा। ठीक है, तो आपको कहना है जी टोटल यूटिलिटी कर्व में जो भी चेंज आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ एमयू। ठीक है, दैट इज वाई द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व इज एमयू। इसको मैं आपको प्रूव भी कर देता हूं। जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला तो है TUN माइनस 1। अगर आपको मान लीजिए 9th यूनिट का सैटिस्फैक्शन निकालना है तो टोटल 9 यूनिट से मजे जो आए उसमें से माइनस कर दीजिए टोटल 8 यूनिट से जो मजे आए। पहली 9 यूनिट से जो मजे आए उसमें से माइनस कर दीजिए पहली 8 यूनिट से जो मजे आए, तो 9th यूनिट से जो मजे आए वो आपके सामने होंगे। ठीक है, मान लीजिए टोटल 9 यूनिट से आपको 8500 यूटिल्स मजे आए और टोटल 8 यूनिट से आपको 8000 यूटिल्स मजे आए, तो 9th यूनिट से कितने आए 500 यूटिल्स। ठीक है, ये तब है जब आपको एडजॉइनिंग टीयू दी हो, एडजॉइनिंग का मतलब एक के बाद एक। लेकिन अगर एडजॉइनिंग टीयू नहीं दी हुई तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा, फिर फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये मेरा टीयू कर्व है, ये मेरा टीयू कर्व है। किसी भी कर्व का अगर आपको स्लोप निकालना हो, किसी भी कर्व का स्लोप निकालना हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है dy बाय dx। जब मैंने आपको डिमांड कर्व का स्लोप करवाया था तब भी आपको बोल दिया था किसी भी कर्व का स्लोप निकालना हो स्लोप का फॉर्मूला होता है मैथ्स के अंदर dy अपॉन dx, चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। बताइए यहां पर y एक्सिस पे क्या है और x एक्सिस पे क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है, तो dy अपॉन dx क्या हो गया चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी कह लो या नंबर ऑफ यूनिट्स कह लो। तो बताइए स्लोप ऑफ टीयू करो क्या आ गया mu। ठीक है, चलिए ये टीयू और एमयू का रिलेशन करवा दिया मैंने आपको सारा। याद रखिएगा एमयू पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव तीनों हो सकती है एज पर मार्शेलियन थ्योरी ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। टीयू पॉजिटिव और जीरो हो सकती है। टीयू तब तक बढ़ेगी जब तक एमयू पॉजिटिव है, यानी कि चाहे सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा है बट आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए मुझे पहली यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन आया वो 10 यूटिल, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2 आया, तो मेरा टोटल यूटिलिटी पहली से 10 था और पहली 2 से 18 था। पहली से 10, दूसरी से 8, तो टोटल 2 से मजे आए 18। ठीक है, 18 और 6 24। अब देखो जब तक एमयू पॉजिटिव है, जब तक एमयू पॉजिटिव है तब तक टीयू बढ़ रहा है 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28, 28 से 30। लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज देखो, 8 की बढ़ोतरी हुई, 6 की बढ़ोतरी हुई, 4 की बढ़ोतरी, तो रेट जो है बढ़ने की, क्या वो रेट बढ़ रही है, क्या गैप बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है? क्योंकि टीयू का रीजन क्या है चेंज का एमयू, सीधी सी बात है। तो एमयू अगर पॉजिटिव तो टीयू विल इंक्रीज, बट क्योंकि एमयू की वैल्यू डाउन हो रही है तो टीयू की बढ़ने की दर कम होती जा रही है। टीयू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कम होती जा रही है, 8 का बढ़ोतरी, 6 की बढ़ोतरी, 4 की बढ़ोतरी।
फिर जब mu हो जाएगा 0 तो tu हो जाएगा मैक्सिमम, और जैसे ही mu होगा नेगेटिव, ठीक है, तो tu will diminish but it can never be negative। ठीक है, ये मैंने आपको टेबल से भी समझा दिया, ग्राफ से भी समझा दिया, ठीक है, बाकी समझना आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर है? अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला पता चल गया आपको? चलो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पता चल गई? हाँ जी, बताओ। When the consumer get lowest satisfaction, maximum, फिर शर्मा क्यों रहे हो? बताओ ना कि when the consumer get maximum satisfaction, that point is known as the consumer equilibrium। ठीक है, अब मैं आपको डाटा देता हूं। MU एक प्रोडक्ट का दे रहा हूं इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ठीक है, और ये उसका एक्चुअल मार्केट प्राइस है उस प्रोडक्ट का, ठीक है। दिस इज द एक्सपेक्टेड प्राइस या व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे, और ये है उसका एक्चुअल मार्केट प्राइस। एक्चुअल प्राइस भी बोल देंगे एग्जाम में, इसको मार्केट प्राइस भी बोल देंगे, ठीक है। मान लीजिए जो आप प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो वो 30 है और एक्चुअल में मार्केट प्राइस 20 है। आप प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो 30, मार्केट में प्राइस है 20, बाय और नॉट? बाय। आपने एक और यूनिट खरीद ली, क्वांटिटी, आपने एक और यूनिट खरीदने का मन बनाया, सेकंड यूनिट से आपको लग रहा है, किसको लग रहा है? कंज्यूमर को, कि मुझे 28 रुपए जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा और मार्केट में प्राइस 20 रुपए का है, तो क्या वो 2 किलो 2 लीटर या फिर 2 यूनिट भी खरीद सकता है? यस। थर्ड यूनिट खरीदने से कंज्यूमर को लग रहा है कि मुझे तो 26 यूटिल मजे आएंगे, 26 रुपीज के मजे आएंगे, तो मार्केट में प्राइस 20 ही रुपए है, ही कैन बाय। फोर्थ में भी ऐसा ही रहेगा, फिफ्थ में भी ऐसा ही रहेगा, सिक्स्थ में, अब वो 6 पॉइंट पे देख रहा है कि 20 रुपए का, मैं सोच रहा हूं 20 रुपए की वो चीज है, चल ले ले। मैं सोच रहा हूं 18 की मिल जाए, है भी 18 की, कह रहा अपने मन मन में है भी 18 की, दुकानदार से भी लड़ रहा है ही 18 की है। दुकानदार कह रहा है आपका तो 20 में बेचेंगे, साफ सी बात है, ठीक है। तो अगर दुकानदार अड़ गया कि भी मैं तो 20 रुपए में बेचूंगा, चाहे आप 1 यूनिट खरीदो और चाहे 20 यूनिट खरीदो, ठीक है, तो आप कितनी यूनिट खरीद सकते हो वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है। ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करेगा। हो सकता है कि आस्था उस गुड़ के लिए 30 रुपए देने के लिए रेडी हो, रिम्पी कह रही है मैं तो 15 भी ना दूं इसके, साक्षी कह रही है 40 का भी सही है, सस्ता है, ठीक है। पीयूष कह रहा है अच्छा इतना सस्ता भी सामान मिलता है मार्केट में, मैं तो सोचा 100 से नीचे कोई सामान ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। मधुर कहता है ये 2 रुपए के आइटम नहीं है 2 कौड़ी की, ठीक है, मैं नहीं खरीदता इसको, ठीक है। तो हर पर्सन का व्यू अलग अलग हो सकता है। क्लियर? तो मैं एक कंज्यूमर को ले रहा हूं जिसका नाम आस्था है, और आस्था को ऐसा, ठीक है, लगता है कि मुझे पहले यूनिट के कंजम्पशन से 30 रुपीज जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दूसरे से इतना, तो मैं उसके बिहेवियर की स्टडी कर रहा हूं, वन कंज्यूमर की स्टडी एट वन टाइम। अब यहां से हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे पहुंचेंगे, कंज्यूमर सरप्लस। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है कंज्यूमर को कितने रुपए का फायदा हुआ पहली यूनिट खरीद के। आस्था कितने रुपए का फायदा हुआ? आप 30 रुपए की सोच रहे थे, 20 की मिल गई, 10 रुपए का लड्डू फूटा, हाय हाय मजे आ गए, 10 रुपए सस्ता माल मिल गया, ठीक है। दूसरी यूनिट खरीद के आस्था को लग रहा है 8 रुपए के मजे आ गए। 8 रुपए का टोटल सेटिस्फैक्शन मिला आपको या एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन? एक्स्ट्रा, इट इज ओवर एंड अबोव, ठीक है,
द प्राइस, इट इज ओवर एंड अबव द सेटिस्फैक्शन, ठीक है, एक्सपेक्टेड, ठीक है, बाय मार्केट। मार्केट सोच रही है 20 रुपए का सेटिस्फैक्शन, आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप 28 का सेटिस्फैक्शन सोच रही हो सेकंड यूनिट के कंजम्पशन से, तो दूसरी यूनिट भी प्रोबेबिलिटी है कि आप बाय कर लोगे, ठीक है। तीसरी यूनिट पे भी आपको फायदा लग रहा है तो आप बाय कर लोगे। 4 2, ये जो 6th यूनिट है यहां पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना आप सोच रही हो मार्केट में प्राइस होना चाहिए उतना ही मार्केट में प्राइस है। आपने सोचा 20 रुपए का होना चाहिए, छठी यूनिट तो तभी खरीदूंगी और है भी 20 रुपए की, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो। तो यहां पर बाय, डू नॉट बाय या होल्ड, स्टॉप, बस दिस इज द लास्ट यूनिट मैक्सिमम यू कैन बाय, दिस इज द लास्ट यूनिट मैक्सिमम यू कैन बाय, क्योंकि अगली यूनिट से आपका सेटिस्फैक्शन और कम होगा, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करोगे, स्टैंडर्ड यूनिट का होमोजीनियस आइटम है, तो यू आर रेडी टू पे 18 रुपी बट द शॉपकीपर इज चार्जिंग 20 रुपी, ठीक है। तो अगर आप इसको खरीदते हो तो फायदे का सौदा नहीं है, तो आप क्यों घाटे का सौदा करोगे? करोगे? कोई नहीं करता, वैसे बड़ियों के बच्चे हो तुम, ठीक है, सारे 1.5 शाणे, ठीक है, तो बड़ियों से कम थोड़ी है, सीए का बेटा है, ठीक है, सीए का मतलब महाबाणिया व्यापारियों का राजा व्यापारी जिसकी धोख खाते हैं सुबह शाम व्हाट्सएप पे, ठीक है, अदर मीडियाज पे। सीए से बड़ा कोई बढ़िया हो सकता है? कॉमर्स का राजा है वो, कॉमर्स का राजा है। चलो, तो बढ़िया कोई जाति थोड़ी होती है, जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं सारे बढ़िया होते हैं। चलो आगे चलते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस और एक्चुअल मार्केट प्राइस से आपने, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस निकाल लिया। कंज्यूमर सरप्लस जो है आपका वो पर यूनिट कम होता जा रहा है, ये मार्जिनल है या टोटल कंज्यूमर सरप्लस है? मार्जिनल। एक और यूनिट खरीदने से जो कंज्यूमर सरप्लस आए, एक और खरीद लूं तो उससे क्या आएगा, एक और खरीद लूं तो उससे क्या आएगा, थर्ड यूनिट से कितना आएगा, वो मार्जिनल है। सेकंड से कितना, थर्ड से कितना, फोर्थ से कितना, वो मार्जिनल है। और टोटल कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया आपका? टोटल कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया आपका? पहले पे तो 10 ही रहेगा, फिर 18। जैसे आपने 2 यूनिट खरीदनी है तो 2 यूनिट से आपको लग रहा है कि मुझे 58 रुपये जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जबकि आपको पे करने पड़ेंगे उनके 40, तो टोटल सेटिस्फैक्शन आपको कितना मिल जाएगा? 18, 24, 28, 30। एक और यूनिट खरीदी 30, और खरीदोगे तो फिर वो 28 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या हुआ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का? वेयर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। जहां पर एक प्रोडक्ट का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो मार्केट प्राइस के बराबर हो जाए, ठीक है। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट एक्स भी ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रोडक्ट पिज्जा भी ले सकते हो आप। अगर आप पिज्जा को खरीदने जा रहे हो तो पिज्जा का मार्केट प्राइस देखिए, यहां पर आपने पी लिया तो यहां पे भी पी, यहां पर एक्स लोगे तो यहां पर भी एक्स लेना पड़ेगा, यहां पे पिज्जा ले लोगे तो यहां पे बर्गर का प्राइस नहीं देखना, ठीक है, क्लियर है। तो आप खरीदना चाह रहे हो पिज्जा, तो पिज्जा का प्राइस देखिए आप मार्केट में क्या है, व्हाट यू आर रेडी टू पे उसको लिख लीजिए, एंड व्हाट इज द एक्चुअल मार्केट प्राइस उसको लिख लीजिए, और फिर आप देखिए कि कहां तक आपका कंज्यूमर सरप्लस बढ़ रहा है, ठीक है। जहां तक आपका कंज्यूमर सरप्लस बढ़ रहा है वहां तक चलते जाइए, ठीक है। और जहां पे कंज्यूमर सरप्लस आपका कांस्टेंट हो जाए, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाए, उस पॉइंट पे रुक जाइए, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये यूटिलिटी एनालिसिस है, क्लियर है। अब इसके रैमिफिकेशंस करने हैं हमें, ठीक है, इसके अभी राई के पहाड़ बनाएंगे हम, ठीक है। पहले इतना समझ लोगे फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। ये सारा क्लियर है? चलो,
मान लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है तो किसी भी प्रोडक्ट का जो वो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा है और जो एक्चुअल प्राइस है वो इक्वल है। नाउ व्हाट हैपन्स, किस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, ये बार बार पिज्जा नहीं लिखता मैं, बहुत बड़ा हो जाता है लिखने में, मैं एक्स लिख रहा हूं इसको, +1 +2 की तरह। मान लीजिए उस प्रोडक्ट का प्राइस, मार्केट में जो प्राइस है ना ये वाला, ये बढ़ गया। आप इक्विलिब्रियम पे थे, अभी क्या होता है कि उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस बढ़ गया, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। आप जो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सेम है, लेकिन प्राइस बढ़ गया। अगर प्राइस बढ़ गया तो ये इक्वेशन मैं आपको दिखाता हूं, ऐसी हो जाएगी जो मैंने अभी दिखाई है, या ऐसी हो जाएगी, ऑप्शन ए जैसी या ऑप्शन बी जैसी? ऑप्शन बी जैसी, ऐसी हो जाएगी। क्योंकि अब इस चीज का दाम बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि इस चीज का दाम बढ़ गया और ये सेम पड़ा है, तो ये वाला जो इक्वल का साइन था वो ग्रेटर देन की तरफ चेंज हो जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन क्या हो गया? प्राइस, विच इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस बढ़ गया तो कंज्यूमर को कम मजे आ रहे हैं, कंज्यूमर को फायदा हो रहा है, कंज्यूमर को घाटा हो रहा है, घाटा। तो ही शुड बाय सेम नंबर ऑफ यूनिट्स विच ही वाज बाइंग अर्लियर, और ही शुड डिक्रीज, क्योंकि घाटा हो रहा है तो घाटे की भरपाई करने के लिए क्या करो? यूनिट्स और खरीद लो या कम कर दो, कम कर दो। तो इससे आपने उस प्रोडक्ट की जो यूनिट खरीदनी थी उससे कम खरीदोगे, ठीक है। अच्छा, रेट कम हो जाए तो फिर ये वाला या ये वाला, कौन सा इनइक्वेशन आएगा? ए वाला। अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और आपका सेटिस्फैक्शन जो एंटीसिपेटेड है, आपका एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन है वो सेम पड़ा है, बट एक्चुअल मार्केट प्राइस गिर गए, तो एक्चुअली में अब आपको और ज्यादा अच्छा लगा। आप सोच रहे थे कि ये प्रोडक्ट इतने का होना चाहिए, इतने का होना चाहिए, और मार्केट में वो प्रोडक्ट के रेट गिर गए, ठीक है। तो 30 का आप सेटिस्फैक्शन सपोज कर रहे थे और एक्चुअल मार्केट में रेट 18 का है, तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया। 2 रुपए बढ़ा देता हूं हर जगह। तो 30 था, फिर 28 था, 28 में से 18 गए, 10, 8, 6, 4, 2, 0, और टोटल सेटिस्फैक्शन भी अब बढ़ जाएगा, 12, 22, 30, 36, 40, 42, 42। पहले वो 6 यूनिट पे सेटिस्फाई हो रहा था ना, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब वो 7 यूनिट खरीदने के लिए तैयार हो गया। और उसको पहले कंज्यूमर टोटल सरप्लस कितना मिला? कितने टोटल? उसको लगा कि मैंने मजे कर लिए, फायदा कमा लिया। कितना टोटल कंज्यूमर सरप्लस था? 30, जो पिछला एग्जाम्पल लिया था। अब देखो उसका कंज्यूमर सरप्लस कितना हो चुका? 42। तो जितने रेट कम होते हैं कंज्यूमर का सरप्लस बढ़ता है, इसलिए ही विल बी रेडी टू बाय। इसीलिए कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्शेलियन थ्योरी ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, दैट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थ्योरी ऑफ डिमांड फिर पहले क्यों करा दिया सर? क्योंकि वो समझना आसान है, वो प्रैक्टिकल है, ये थियोरेटिकल है, ये उसका लीगल बेस है। जैसे पहले मैंने फॉर्मूला दिया, उसे क्वेश्चन करा दिए, फिर एक दिन खाली था, टाइम पास करना था, तो मैंने कहा ये फॉर्मूला देखो बेटा, डिराइव यहां से हुआ था, ठीक है। तो जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा उस फॉर्मूला की, तो फिर आपको वो चीज समझ में आएगी और बढ़िया से। लेकिन जिस दिन डेरिवेशन कराऊंगा क्लास बड़ी गंदी वाली होगी, उस दिन कहेंगे सर क्लास ये मतलब आधी क्लास तो कहेगी सर रहने देते क्लास लगानी, क्योंकि फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन करना आसान होता है, लेकिन फॉर्मूला कहां से डिराइव किया ये करने के लिए आईक्यू लेवल चाहिए। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आईक्यू लेवल डिमांड के चैप्टर से ज्यादा चाहिए, ठीक है, जो हर किसी में है नहीं, या है तो सही बट लगा के राजी नहीं आज की जनरेशन।
ठीक है, चलो तो सिंपल सी बात है कि अगर प्राइस कम होंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसे इक्विलिब्रियम बना रहा या टूट गया? टूट गया। इसे कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम पे आ गया। याद रखना हमेशा जहां पर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है उसी स्थान पे दोबारा आने की कोशिश करेगा। कंज्यूमर विल ट्राई टू रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम, चाहे मार्केट कंडीशन चेंज हो जाए। तो वो इस स्थान पे पहुंच गया प्राइस कम होने की वजह से, अब उसे इस स्थान पे आना है। यहां था रेट कम होने से, अब वो यहां पहुंच गया, अब वो डिसइक्विलिब्रियम में है, इन इक्वेशन में आ गया, उसे इक्विलिब्रियम में दोबारा आना है। तो बताइए वो क्या करे? तो हम कहेंगे जी कंज्यूम मोर। मोर कंज्यूम करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम, और वो जो बढ़ी हुई थी वो कम होके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर ये इक्वेशन कभी भी दे दे पेपर में आपको और पूछे क्या करना है, तो सिंपल सा दिमाग लगाओ, मजे ज्यादा आ रहे हैं खरीद लो, ज्यादा मजे आ रहे खरीद लो। खरीदोगे तो अगली यूनिट से मजे कम आएंगे, और एक पॉइंट आएगा जहां पर वो मजे कम होते होते ग्रेटर देन का सिंबल रहेगा, इक्वल का हो जाएगा। और ज्यादा खरीदोगे उसके बाद भी नहीं रुकोगे, इस पॉइंट के बाद भी कंटिन्यू करोगे, इसके बाद भी कंजम्पशन नॉन स्टॉप, तो यहां पहुंच जाओगे। तो यहां पहुंचना नहीं, यहां टिका नहीं जाता। ठीक है, तो टिका कहां जाता है? यहां। यहां तो पहुंचना ही नहीं चाहते आप, यहां पे टिका नहीं जाता, मजे ज्यादा आ रहे खरीद लो। ठीक है, तो फिर खरीदते जाओगे तो फिर पर यूनिट जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जहां पे वो कम और उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आप उसको क्यों कम होने दोगे? इतने प्राइस से भी ज्यादा कम। ठीक है, तो इसलिए आप यहां पे रुक जाओगे। क्लियर है? अब मैं इसकी समरी करा देता हूं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आएगा? व्हेन द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ अ गुड या व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे इज इक्वल टू एक्चुअल मार्केट प्राइस। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल, व्हाट ए कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस। मैं तो पे करके राजी हूं जी 300 रुपए, और मार्केट में एक्चुअल प्राइस मिल गया 100 रुपए, मजे आ गए 200 के। आज तो 200 रुपए बचा लिए, घर जाते हुए ये बातें करते चलेंगे। ठीक है, खास तौर पे ठीक है, हम ये बात करते हुए तब चलेंगे जब हमारा डिसीजन था और हमें क्या लग रहा है, गलत लिया सही लिया? सही लिया। तो हम ठीक है, अपने साथ में जो भी होगा, पक्का पक्का लग रहा था मेरे को तो 300 रुपये मांगेगा, पता नहीं कैसे उसने 100 रुपये मांग लिए, 200 रुपये बच गए, मजे आ गए। ठीक है, वही अगर वो इसका प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा है 100 और सामने वाले ने मांग लिए 300 और तुम खरीद आए, तो रास्ते में अपने आप को गालियां देते जाओगे, बेवकूफ, नालायक, दिमाग नहीं है, बाहर नहीं निकल सकता था दुकान से। ठीक है, तेरे को पता था वो 100 की आइटम है, अगले ने कह दिया 300 की है, कह दिया आप पे अच्छी लग रही है, और तू पिघल गया। कैसे कैसे इतनी बड़ी गलती कर ली तूने? ठीक है, ये अभी तो आपको लग रही है छोटी छोटी बातें। ठीक है, लेकिन एक कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज आप देखो ये कुरकुरे चिप्स वाले कितने बड़े बड़े अरबपति बन गए, क्या बेच के? कुरकुरे चिप्स, ओएस का पैकेट बेच बेच के अरबों कमा गए। ठीक है, एक वो हम जब छोटे थे गोली आती थी सतमोला, चटमोला, ठीक है, उसका घर मेरी सिस्टर के घर के एकदम सामने है दिल्ली में। ठीक है, और उसका घर देखो ना, इतना आलीशान है उसका बंगला। ठीक है, मतलब देखने लायक है। तो चटमोला बेच बेच के अगला ठीक है कितने पैसे कमा गया। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में जो आपको वैल्यू दे रहा है वो कम है, बट आपको क्या लग रही है वो वैल्यू ज्यादा। ठीक है, हो सकता है उस प्रोडक्ट की सही वैल्यू हो 100 रुपए, आपको लग रही है वो चीज 400 की, अगले ने आपको दे दी 250 की। कोई चीज आपको लग रही है 400 की, तो ये एमयू हो गया आपका। मार्केट में प्राइस कितना है उसका? 250, और एक्चुअल जो उसमें यूजफुलनेस या फिर जो उसकी वर्थ है वो 100 रुपए है, लेकिन आपको वो चीज अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है। आप तो ये देखो कि मुझे 400 की लग रही थी, 250 की मिल गई, बात खत्म। ठीक है, और जितना कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है
जितना कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है आप रेट बढ़ा सकते हो वहां पे। ध्यान से सोचो, आप रेट बढ़ा सकते हो यहां पे। कंज्यूमर ये सोच रहा है कि 250 की हो तो चलेगी, कह रहा है 400 तक की चलेगी, और आपने रेट कितना कर रखा है? आपने 300 कर दिए। आपने क्या किया? रेट बढ़ा दिए। कंज्यूमर विल बाय 1 यूनिट और नॉट, एक तो खरीद ही लेगा, एक तो खरीद ही लेगा, चाहे टोटल नंबर ऑफ यूनिट कम खरीदेगा, ठीक है। और कई चीजें तो होती है ऐसी है जो वो 2, 3, 4 खरीदता है, एक ही खरीदता है। एक जैसे एक जैसी शर्ट एक ही खरीदूंगा, ठीक है, एक जैसी शर्ट 4 क्यों खरीदूंगा? मेरा दिमाग क्या करेगा? एक जैसी शर्ट एक ही खरीद, ठीक है। तो वहां पर अगर आपने उसके रेट 250 से बढ़ा के 300 भी कर दिए तो अभी भी कंज्यूमर को फायदा ही है, चाहे वो फायदा कम हो गया बट फायदा है। ऐसी सरकार को अगर किसी कमोडिटी पे टैक्स बढ़ाना है तो सरकार को देखना चाहिए कि उस कमोडिटी में कंज्यूमर प्राइस क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और मार्केट में प्राइस क्या है। मान लीजिए कंज्यूमर प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा है 400 का और मार्केट में प्राइस है 300 का, तो कंज्यूमर को अगर मैं कह दूं कि भाई 20 रुपए टैक्स और लगेगा तो भी वो खरीद लेगा इस सामान को। जीएसटी बढ़ा दिया सरकार ने, ठीक है, कंजम्पशन टैक्स बोलते हैं जीएसटी को, कंजम्पशन टैक्स बढ़ा दिया सरकार ने इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया बट अभी भी सरप्लस में ही है कंज्यूमर, तो ही विल बाय, ठीक है। मान लीजिए कि उस प्रोडक्ट के रेट बढ़ा के हमने 350 कर दिए और कॉम्पिटिटर जो है उस चीज को 370 में बेच रहा है, सेम प्रोडक्ट को, ठीक है, तो भी खरीद लेगा हमारे वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस चीज का जो मेरा रेट है वो 350 है, कंज्यूमर सोचता है 400 की भी खरीद लूंगा मैं, और मेरा कॉम्पिटिटर तो 370 में बेच रहा है, तो अभी भी मैं बल्क में माल बेच लूंगा यहां पे 350 में भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस, ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है। और आपको अपने प्रोडक्ट की डिमांड एंटीसिपेट करनी ही होगी, क्योंकि बिना प्रोडक्ट की डिमांड एंटीसिपेट किए बिना आप पूरा साल कैसे काम करोगे? क्या आप दिवाली पे जितना मन में आए उतना माल बना के छोड़ दोगे, या डिमांड को पहले फोरकास्ट करोगे? डिमांड को जब तक आप फोरकास्ट नहीं करोगे तब तक आप सामान ये थोड़ी है कि जितना मन में आया बना के छोड़ दिया, कम बन गया तो दिक्कत। ग्राहक अगर खाली आज जा रहा है आज के कंपटीशन के युग में, आज के कट थ्रोट कंपटीशन के युग में, अगर आपकी दुकान से ग्राहक खाली आ गया है तो आप महाबेवकूफ हो आज के टाइम में। कोई ये नहीं कहेगा कि देखो देखो इसकी ब्रांड है, इसकी रेपुटेशन है, ठीक है। आज के टाइम, ठीक है, दुकानदार ग्राहक रास्ते में चल रहा होता ना उसको, ठीक है, कहते हैं आजा आजा आजा, इस टाइप का जमाना आ गया, कंपटीशन इतना बढ़ गया, पहले वाली बातें नहीं रही। आज अगर एक ग्राहक जा रहा है दुकानों के आगे से, दुकानदार से पूछता है क्या लेना है दुकान के अंदर से, ठीक है, क्यों पूछ रहा है? क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। तो वहां पर आपके लिए बिजनेस करना सरल हो गया, मुश्किल हो गया? मुश्किल। सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। अनिल अंबानी जब ढह सकता है तो आप तो चीज ही क्या है। तो वहां पर प्लानिंग से चलना बहुत जरूरी है। प्लानिंग से नहीं चलोगे तो वही होगा जो इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद अनिल अंबानी का हाल हुआ, ठीक है। समझ में आ गई बात? इतना पैसा था कि ढंग से इन्वेस्ट करता पता नहीं कितने कमा लेता, लेकिन कुछ भी नहीं रहे, आज किराए के मकान में रह रहा है, ठीक है। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक। क्यों? क्योंकि प्लानिंग पुअर थी, बिना प्लानिंग से डिसीजन लिए, ठीक है। तो बिजनेस डिसीजन हमेशा प्लान्ड होने चाहिए। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, ठीक है, सब कुछ प्लान्ड होना चाहिए। क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे, दोनों प्लान्ड होना चाहिए। चलिए, तो आपको कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करना होगा। अगले जब आप स्टेज में जाएंगे सीए इंटर में, सीएस एग्जीक्यूटिव में, तो वहां पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आएगा। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहता है कि कॉम्पिटिटर को हराने की चाबी क्या है? कस्टमर को खुश रखना, ठीक है। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आप अपने कॉम्पिटिटर को आउटबीट करोगे, वरना वो आपको आउटबीट करेगा, ठीक है। तो अगर आप अपने कस्टमर को, ठीक है, सेटिस्फाइड रखते हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म कर जाओगे, आप उसको बीट कर जाओगे। अदरवाइज वो आपको आउट परफॉर्म कर जाएगा, वो आपको बीट कर जाएगा, याद रखना। और कंपटीशन स्टिफ होता जा रहा है डे बाय डे, क्लियर है? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट में कंपटीशन है या नहीं है, ये सब पढ़ते हुए है। और कंपटीशन कैसा है? परफेक्ट कंपटीशन। पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि मार्शेलियन थ्योरी क्या मान के चलती है, कि मोनोपोली है या परफेक्ट कंपटीशन, तो आपको बोलना है मोनोपोली होती फिर तो रोड़ा ही नहीं था, फिर क्या दिमाग लगाना है, ठीक है।
फिर तो सारा अपना ही है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है वहां पर, लेकिन मोनोपोली नहीं है ना, दिक्कत क्या है, मोनोपोली नहीं है। तो मार्शेलियन थ्योरी मान के चलती है कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, और परफेक्ट कंपटीशन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर स्टॉक लेवल, योर स्टॉक प्राइस, और उसके लिए आपको कंज्यूमर के मन को पढ़ना होगा, कंज्यूमर की साइकोलॉजी को पढ़ना होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब मैं इसको समराइज कर देता हूं। मार्जिनल यूटिलिटी हो सकता है कि प्राइस के इक्वल है, हो सकता है प्राइस से कम है, और हो सकता है प्राइस से ज्यादा है। ये है क्या? एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, जिसको मैंने यूटिल्स में ना लेके किस में ले लिया? मनी में। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा, रेट कम है, आई विल बाय। मुझे लग रहा है कि मुझे सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा, प्राइस ज्यादा है, आई विल नॉट बाय। और ये क्या आ गया आपका? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब पेपर में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? मनी इज द मेजरिंग रोड ऑफ यूटिलिटी, मनी इज द मेजरिंग रोड ऑफ यूटिलिटी, कि यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उसको नापे कैसे? कह रहे हैं मनी विच ही इज रेडी टू पे इज द मार्जिनल यूटिलिटी। जो प्राइस वो पे करने के लिए रेडी है, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड दैट यूनिट। जितना हायर प्राइस पे करने के लिए रेडी है, इसका मतलब उसकी यूटिलिटी उतनी ज्यादा। इसको मैंने जब पढ़ाया भी लेक्चर्स के अंदर, तो मैंने इसको क्या कहा? मैंने कहा जी एक्सपेक्टेड प्राइस। और क्या कहा मैंने कहा दिस इज व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे रेदर देन गोइंग विदाउट इट। मैं अगर किसी दुकान में पहुंच गया तो मैं, ठीक है, जो प्राइस देने के लिए तैयार हूं, रेदर देन की दुकान से खाली हाथ लौट जाऊं, उस प्राइस को, ठीक है, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन कह लो इन टर्म्स ऑफ मनी, या मार्जिनल यूटिलिटी कह लो इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है? व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे। और ये क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जो मनी है उससे नाप सकते हैं आप मार्जिनल यूटिलिटी को। अगर कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी है तो यूटिलिटी ज्यादा है, और जितना प्राइस वो पे करने के लिए रेडी है वो उसकी यूटिलिटी है एट दैट पॉइंट। व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे इज यूटिलिटी एट दैट पॉइंट। क्लियर? तो जितना वो प्राइस पे करने के लिए रेडी, मान लीजिए वो 30 रुपए पे करने के लिए रेडी है, तो उस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 30 रुपए। अगर वो किसी पॉइंट पे 28 रुपए पे करने के लिए रेडी है, तो उस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी 28, 26, 24, 22, 20 एंड सो ऑन। तो आपने यूटिलिटी को नापना है तो यूटिल्स में नापना जरूरी है, रुपये में भी नाप सकते हैं, रुपये में भी नाप सकते हैं, और वो बेटर है। यूटिल वाली चीज से रुपये में नापना बेटर है। तो ये आपसे पूछेगा कि मनी इज द मेजरिंग रोड ऑफ, तो आपको जवाब देना है यूटिलिटी। फिर मान लो ये लाइन पूरी दे दी आपको कि मनी इज द मेजरिंग रोड ऑफ यूटिलिटी, ये किसने कही? तो एल्फ्रेड मार्शल ने कही। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब मैं इसको आज का लास्ट टॉपिक करा रहा हूं, कंज्यूमर सरप्लस को ग्राफिकली और शो कर रहा हूं। वाई एक्सिज और एक्स एक्सिज, एक्स एक्सिज पे हमेशा आपको, चाहे आप थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ो, ठीक है, या फिर ये चैप्टर पढ़ो, हमेशा क्या लेनी है? क्वांटिटी कंज्यूम्ड, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, चाहे आप कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ो, चाहे आप थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ो, चाहे थ्योरी ऑफ सप्लाई, क्वांटिटी कंज्यूम्ड, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा कहां आएगी? एक्स एक्सिस पर। यहां पे आएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, और क्योंकि मुझे एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करवाना है उसको, तो मैं यहां पे प्राइस लूंगा। एक्चुअल प्राइस आपका 20 20 20 20 20 20,
फिक्स था, तो इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। प्राइस देखिए यहां पर, यहां पर, यहां पर बदला या सेम रहा? तो ये क्या है, MU या P, हम कहेंगे P, एक्चुअल मार्केट प्राइस। यूटिलिटी शुरू में ज्यादा होती है या लास्ट में ज्यादा होती है? जब तक किसी प्रोडक्ट को हम कंज्यूम नहीं करते तब ज्यादा होती है, या कंज्यूम करने के बाद? नहीं करते तब। जब तक हम किसी चीज को कंज्यूम नहीं करते तो ऐसे मुंह में वो पानी गिरता है, देसी में बोलते हैं मुंह से लार गिरती है, ठीक है। लेकिन एक बार कंज्यूम कर लिया तो ठीक है, मजे आए, बट अब दूसरी यूनिट के लिए सोचूंगा मैं, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी हाईएस्ट होती है स्टार्टिंग में, फिर क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। अगर मैं इस मार्जिनल यूटिलिटी को बैकवर्ड एक्सटेंड कर दूं तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो जाके मिलेगी वाई एक्सिस से। अब ये जो एरिया है आपका, जो शेडेड पोर्शन है, ये आपका टोटल कंज्यूमर सरप्लस। डायग्राम दे देगा पेपर में आपको, ये वाला दे देगा, ये वाला दे देगा, और पूछेगा ये शेडेड पोर्शन क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा कि ये मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस है, टोटल कंज्यूमर सरप्लस है, ठीक है, दिस इज द प्राइस व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस है, ठीक है। कैसे? ये जो पॉइंट है इसको आप नीचे तक ले आइए। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। क्या मुझे आप बता सकते हो इस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? ए पॉइंट जो है, क्या आप मुझे बता सकते हो वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? ए पॉइंट पर AC है या BC है या AB है? मार्जिनल यूटिलिटी समझो, देखो, AC। अगर मुझे इस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी देखनी है तो नीचे तक चले जाओ, ये मार्जिनल यूटिलिटी थी, इस पॉइंट पर ये होगी, ये मार्जिनल यूटिलिटी, ये कम होती जा रही है, ये कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी वाई एक्सिस पे है ना, तो मैं वर्टिकल हाइट लूं या उसकी हॉरिजॉन्टल हाइट लूं? वर्टिकल हाइट लूंगा। तो फिर जिस पॉइंट पे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी लेनी है उससे मैं नीचे तक चला जाऊंगा, देख लूंगा, वो मार्जिनल यूटिलिटी होगी मेरी उस पॉइंट पर। और इसी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, ठीक है, सेम पॉइंट पर जो आपकी एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो कितना है? BC। तो यहां पर कंज्यूमर सरप्लस कितना है इस पॉइंट पर? कंज्यूमर सरप्लस इज व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट इज द एक्चुअल मार्केट प्राइस, AB। ये AB जो है ये सरप्लस है आपका इस पॉइंट पर। ऐसे ही और सरप्लस आते जाएंगे, इन सभी सरप्लस को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? टोटल कंज्यूमर सरप्लस। तो नीचे वाला एरिया नहीं लेना, ठीक है, ये नीचे वाला एरिया नहीं लेना, क्योंकि मुझे P माइनस भी तो करना है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी के नीचे का एरिया क्या होता है? TU। मार्जिनल यूटिलिटी के नीचे जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा? TU। तो TU में से मुझे ये पोर्शन हटाना है, TU के अंदर से मुझे ये पोर्शन हटाना है, तो मुझे कंज्यूमर सरप्लस मिल जाएगा, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी के नीचे जो एरिया है वो सारा का सारा टोटल यूटिलिटी नीचे तक का, लेकिन उसमें से आपको माइनस करना है ये एरिया जो एक्चुअल मार्केट प्राइस के नीचे का एरिया है, ठीक है। फिर कंज्यूमर सरप्लस निकलेगा। तो पेपर में क्वेश्चन और क्या पूछेगा? कहेगा, घुमाएगा, जब तुम्हें कहेगा कि टोटल कंज्यूमर सरप्लस और टोटल यूटिलिटी एक ही बात होती है, प्राइमा फेसी सबको लगेगा हाँ, कि टोटल कंज्यूमर सरप्लस और टोटल यूटिलिटी एक ही बात तो होती है, ठीक है।
लेकिन किसी ने भी अगर इस करो को ध्यान से पढ़ा है तो मैं अब इसको छोटा करके दिखा रहा हूं समझाने के लिए। यहां पे किच पिच ज्यादा मच गई। ये प्राइस है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये एमयू के नीचे का एरिया ना, ये सारा टीयू है। और आपको कंज्यूमर सरप्लस इतना ही लेना है। तो कंज्यूमर सरप्लस एक्चुअली में टोटल यूटिलिटी नहीं है, बल्कि टोटल एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है। टोटल सेटिस्फैक्शन या टोटल एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। और कंज्यूमर को मजे तभी आते जब उसे कुछ एक्स्ट्रा मिले। वैल्यू एडिड चाहता है कंज्यूमर हमेशा, कि मुझे वैल्यू एडिशन मिले, मुझे मेरे पैसे वसूल तब होंगे जब जितना मैं सोच रहा हूं उतना सेटिस्फैक्शन मिले, या उससे ज्यादा मिले, ज्यादा मिले। जितना मैं सोचूं, ठीक है, जितना मार्केट में प्राइस है उतना मार्केट प्राइस से ज्यादा मैं मार्केट प्राइस सोच रहा हूं, उससे कम मार्केट प्राइस मिले, तो जो मुझे एक्स्ट्रा फायदा हुआ, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन हुआ, वो मेरे संतुष्ट ग्राहक होने का सबूत है। जितना ये सरप्लस होगा ज्यादा, उतना ही ग्राहक होगा सेटिस्फाइड, एंड ही विल कम अगेन एंड अगेन। जितना ये एरिया होगा कम, छोटू सा, उतना ही कंज्यूमर को बस ठीक है, तो फिर वो दोबारा दोबारा नहीं आएगा। तो आपको टारगेट क्या रखना है? इसको बढ़ाना है। वैसे इतना बड़ा होता नहीं है, ठीक है, ये तो हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनरी, ठीक है, काल्पनिक। तो ये कंज्यूमर सरप्लस है, ठीक है। अब मैं इसको फटाफट समराइज कर देता हूं कि जो मार्शेलियन थ्योरी है वो किसके ऊपर काम करती है? मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर, ठीक है। अल्टीमेट डिसीजन जो आप लोगे वो किसके बेसिस पे लोगे? मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पर। अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है एक्चुअल मार्केट प्राइस से, तो यू विल बाय। और कब तक बाय करते जाओगे? जब तक वो एमयू घट घट के एक्चुअल मार्केट प्राइस के इक्वल ना आ जाए। और कंज्यूम करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी और गिर जाएगी, वो प्राइस से कम हो जाएगी, बस आप नहीं करोगे ये सब, तो आप रुक जाओगे। और जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मार्केट प्राइस से ज्यादा थी, तब तक आपको क्या मिलता रहा? कंज्यूमर सरप्लस। कहीं पर वो ज्यादा था, कहीं पे वो कम था, कहीं पे और कम, कहीं पे और कम, कहीं पर और कम, बट वो था, ठीक है। तब तक आप उस प्रोडक्ट को खरीदते रहे। यहां के बाद क्या होने वाला है? यहां के बाद पी लाइन एमयू के ऊपर आ गई, देख रहे हो आप? इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? इस पॉइंट से पहले एमयू पी के ऊपर था। ध्यान से अगर आप देखें तो ये पी लाइन है, पी 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 पी, और ये एमयू है। तो इस पॉइंट से पहले, इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले, एमयू और पी में से कौन बड़ा था? एमयू। व्हाट यू वाज रेडी टू पे वाज मोर एंड एक्चुअल प्राइस वाज लेस, ठीक है। इसलिए यहां पर आप सरप्लस में थे। लेकिन आगे क्या होने वाला है? इस पॉइंट से आगे, इस पॉइंट से आगे देखो, पी जो है वो बड़ा हो जाएगा और एमयू छोटा हो जाएगा। पी तो उतना ही पड़ा है और एमयू क्या होता गया? कम। तो आपको जो प्राइस पे करना है वो आप कम पे करके राजी हो, जबकि मार्केट में प्राइस ज्यादा है। यू आर रेडी टू पे इतना 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 इतना, जबकि मार्केट के अंदर प्राइस है इतना, तो आप नहीं खरीदोगे। अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे ना, तो ये जो आपका एरिया बनेगा, ये कंज्यूमर डेफिसिट का एरिया बनेगा, ठीक है, जहां पर पी बड़ा हो गया है, मार्केट प्राइस बड़ा हो गया मार्जिनल यूटिलिटी से, ठीक है। इसका एक लेक्चर और लगाएंगे हम, इतना काम सभी करिएगा। इस लेक्चर को 2 बार लगा लेना जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं थी।